केमिस्ट्री है कार्बोनेट्स कंपाउंड। देखो कोई भी कार्बन एलिमेंट के बारे में तो हम लोग सुने हैं, बस वैसे ही अभी बता दे रहे हैं। वैसे ये केमिस्ट्री का ब्रांच कंप्लीटली बाइफरकेट करेगा 10th के बाद से 11th से, तो वहां पे हम लोग को सेपरेटली पढ़ना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो सब अलग अलग हो जाएगा। और आगे जाओगे तो उसका और ब्रांच अलग अलग, उसका और नेटवर्क निकलेगा। देखो मत समझो, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। सुना सब, वो कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कार्बाइड हो गया, साइनाइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 5-6 जो एग्जाम्पल है वो एक्सेप्शन है। मतलब इन सब कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट, अगर हम बोले सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो कार्बोनेट में कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं है। तो ये सब कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है, बट ये सब ऑर्गेनिक का एक्सेप्शन है। ये सब कंपाउंड अब फिर उस समय पढ़ना होगा कि एग्जैक्टली कब बोलेंगे कि कार्बन है और ऑर्गेनिक है, समझ में आया ना। अब कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, तो सब आगे देखना है। अब ये बस हम इतना बात बता रहे हैं कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक्सेप्शन में ये सब कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और इन सब कंपाउंड से रिलेटेड अगर हम कोई बात करते हैं, इनके फिजिकल केमिकल्स प्रॉपर्टीज उससे रिलेटेड बात करते हैं, तो वो सब केमिस्ट्री को बोलते हैं, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड हम बात करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब पहला वो चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्लास 10th में। तो अगर हम कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन सबको पता है कि कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है, मेटल तो है नहीं, कैसा एलिमेंट है, नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 का मतलब है कि उस कार्बन के एगो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 6। जितना प्रोटॉन होता है एटॉमिक नंबर उतना ही होता है ना। और चूंकि कार्बन के ऊपर कोई प्लस माइनस अभी चार्ज आयंस करके नहीं बता रहे हैं, एक न्यूट्रल एटम करके बता रहे हैं। तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है? जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो 6 गो प्रोटॉन तो 6 गो इलेक्ट्रॉन। मास नंबर होता है कार्बन का 12, जो भी इन्वायरमेंट में ज्यादा मिलता है। आगे फर्दर आइसोटोप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग, तो हम लोग देखेंगे कि एक गो एलिमेंट का एटम लेकिन मास नंबर क्या है कि डिफरेंट है। अभी बस पढ़ते हैं कार्बन का मास नंबर 12। तो मास नंबर क्या होता है कि उसके एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैगो है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में ही रहता है ना। तो कितना है? 12, मास नंबर 12। अब 12 मास नंबर में माने 12 गो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यही है ना। 6 एटॉमिक नंबर में 6 गो प्रोटॉन है, 12 में से 6 गो प्रोटॉन तो 6 गो क्या बच गया? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, 12 गो मास नंबर वाला एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 6। 6 6 6 कुछ इस तरीके से है। अब कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा तो क्या था? 2 4, ये होता है ना। K में 2, L में 4, तो वैलेंस शेल हो गया L, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हो गया 4 गो। ये समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ से हम लोग फर्दर उसके पोजीशन के बारे में देखेंगे। भी देखो ये आउटर मोस्ट सेल में 4 गो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब अगर उसको बॉन्ड बनाना है, मतलब स्टेबल होने के लिए अगर वो बॉन्ड बनाएगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, तो 4 गो कोई एक एटम के लिए एकदम नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है कि 4 गो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। एगो डोनेट कर सकता है 2, लेकिन 4 गो डोनेट कर दे पॉसिबल नहीं है। कोई 4 गो कोनो से ले ले भी पॉसिबल नहीं है। एगो ले सकता है, 2 ले सकता है, कोई दूसरा एगो अकेले 4 गो इसको डोनेट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डोनेशन और रेसिपिएंट भी, मतलब डोनेट भी नहीं कर सकता है और रेसिपिएंट भी नहीं बन सकता है। ये करेगा क्या? अपना इलेक्ट्रॉन को ना ही गेन करेगा, 4 गो गेन कर सकता है क्या किसी एक से, और ना ही लूज करेगा, क्या करेगा? शेयर करेगा। तो कार्बन
कंपाउंड बनाता है कब? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तब। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक कार्बन दूसरे कार्बन या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और जहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है, कार्बन एटम के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो दो एटम के बीच में एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन ही या कोई दूसरा जिससे वो बॉन्ड बनाया है, ठीक है, वो दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। गेन इलेक्ट्रॉन के गेन या लूज करने से जो बॉन्ड बनता है आयोनिक बॉन्ड होता है, और इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। तब कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो, अब कार्बन कंपाउंड में एक से ज्यादा एटम रहेगा, अब कार्बन के साथ सब कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो वो सब कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड कहे जाएंगे, क्योंकि सब एटम कोवैलेंट बॉन्ड से लिंक्ड है और तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है। सिंपल है। तो वो गेन या लूज नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो कार्बन कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं जनरली, ठीक। अब अगर हम उसके पोजीशन पर वैलेंसी के बारे में, आउटर मोस्ट में 4 गो है। स्टेबिलिटी के लिए जब कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है 4 गो को शेयर कर रहा है। वैलेंसी क्या कि वो कई गो बॉन्ड बना रहा है, मतलब स्टेबल होने के लिए कितना गेन किया, कितना लूज किया या कितना शेयर किया, इसको ना बोलते हैं वैलेंसी। 4 गो कर रहा है, आउटर मोस्ट में 4 गो तो ये है, तो कार्बन का वैलेंसी होता है 4। सिंपल सा बात है। अब कार्बन का वैलेंसी होता है 4, इसलिए बोलते हैं टेट्रावैलेंट। समझ में आ रहा है? तो कार्बन कैसा एटम है? तो एलिमेंट टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी होता है 4। टेट्रा माने 4, वैलेंट माने वैलेंसी, ठीक है। तो टेट्रावैलेंट एलिमेंट है कार्बन। अब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख रहे थे। देखिए था 2 4 में टोटल कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने में टोटल कितना सेल यूज हुआ है? 2 गो, एगो के और दूसरा एल, यानी यूज हुआ है एक के सेल और दूसरा एल सेल। अब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, अब तो सिलेबस हटा दिया है कि इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने में जितना, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने में जितना के एल एम एन ऐसे करके जितना सेल लगा है वो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में उतना पीरियड्स में आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम कार्बन अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो ये पीरियोडिक टेबल होगा। अब पीरियोडिक टेबल में मैंने ऐसे करके हॉरिजॉन्टल कॉलम बहुत सारा बनाएंगे, मैंने 5 गो है, 1 2 3 4 5, तो इन सब हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? पीरियड। 2 है ना, मतलब कार्बन ऊपर से सेकेंड पीरियड में आता है, ये सेकेंड पीरियड में कहीं ना कहीं प्रेजेंट रहेगा। और चूंकि कार्बन में टोटल कितना हो रहा है इलेक्ट्रॉन, अगर हम अरेंज कर रहे हैं तो कितना है? लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा है? 4। हम लोग आगे पढ़ेंगे लोग तो कि कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि 10 से नीचे है चाहे 10 से ऊपर है, समझ में आ रहा है? तो अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे तब तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कि टोटल ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल कॉलम। अब ऐसे वर्टिकल भी तो कॉलम रहता है पीरियोडिक टेबल में, देखा सब, ऐसे वर्टिकल भी तो रहता है। तो ऐसे करके जो वर्टिकल कॉलम है वो टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 गो होता है, जिसको बोलते हैं ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। तो इधर से ऐसे ऐसे जो है उसको बोलेंगे पीरियड, और ऐसे ऐसे है जो वर्टिकल है उसको बोलेंगे ग्रुप। तो ऐसे करके 14वां ग्रुप में वो क्या होता है कि आता है 14 ग्रुप में। याद रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल सा बात है। पहले इतना लिख लीजिए, एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग देख रहे थे लोग कार्बोनेट्स कंपाउंड, जल्दी देख लीजिए। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बाइड, साइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कहीं से ये सब नजर आ जाए, कहीं पर भी कार्बोनेट दिखे तो देख के मत सोचो अरे यहाँ पे कार्बन है तो ऑर्गेनिक, ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये सब एक्सेप्शन है, ये सब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं आएगा। इसको छोड़कर बाकी कहीं भी कोई कंपाउंड में कार्बन दिखाई देता है, देखते समझ जाना है ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। The branch of chemistry that deals with these compounds, मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स करता है वो
ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी जो बच गया इनऑर्गेनिक, ये आ गया ना। चलो कुछ कार्बन के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। इसके पहले जो चैप्टर पढ़ चलो कार्बन का मेटल नॉन मेटल यही सब चल रहा था, मेटल नॉन मेटल मेटल वायर्स वगैरह चल रहा था, तो उसमें हम लोग नहीं देखते चलो तो कार्बन किस में था, नॉन मेटल में। तो अगर पीरियोडिक टेबल में अब तक जो 116 17 18 एलिमेंट है तो उन सब 118 एलिमेंट में से कार्बन एक एलिमेंट है, और वो कौन एलिमेंट है, जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल एलिमेंट है। कार्बन को कैपिटल सी से कोई भी अगर एक लेटर से रिप्रेजेंट करें किसी भी एलिमेंट को कैपिटल, दो से रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले का कैपिटल दूसरे का स्मॉल। कैल्शियम Ca है ना, C कैपिटल और A स्मॉल, ये रिप्रेजेंट करेंगे तरीके क्लास 9 में पढ़ना था सिंबल वगैरह के बारे में। कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एलिमेंट को किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किए अल्फाबेट या कुछ भी, तो दूसरा कोई एलिमेंट को एग्जैक्ट सेम से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कुछ आगे पीछे लगा देंगे। तो ये हो गया कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12। कोई एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसके इधर ये राइट है, लेफ्ट नीचे वाला कॉर्नर में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और लेफ्ट ऊपर वाला कॉर्नर में मास नंबर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, राइट अपर कॉर्नर में क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं, उसका चार्ज, मतलब ना जीरो तो नहीं लिखते हैं, लेकिन पॉजिटिव है या निगेटिव है तो नहीं लिखते हैं। कभी नहीं देखा था मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव Mg2+, तो राइट अपर कॉर्नर में है, और नीचे में उसका मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर है तो, जैसे कि H2O2 ऐसे लिखते हैं ना, राइट लोअर में आता है कि नहीं आता है। चलो ये सब कुछ एलिमेंट कार्बन, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6, मास नंबर 12। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी, कोई भी एटम में जो प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो 6 गो इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास नंबर 12 और 6 गो प्रोटॉन, तो बच गया क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन भी कैगो हो गया, 6 गो हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 6 गो है ना इलेक्ट्रॉन, 2 और 4, पहले का 2 गो के में, लास्ट वाला 4 आ गया एल में, नहीं तो वैलेंस सेल हो गया एल, आउटर मोस्ट सेल यही ना है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आया है, तो ये हो गया एल। और एल में वैलेंस सेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। तो यहाँ से आ जाएगा कि इसका वैलेंसी भी कितना हो गया, 4। हम कोई भी लिख सकते हैं इधर या उधर, हालांकि वैलेंसी लिख दिए हैं, लेकिन अगर जगह होगा तुम सबको आगे पीछे दाहिने बाएं तो वैलेंसी में भी 4 लिख देना सब। चलो ठीक है, देखो कार्बन इज लोकेटेड इन सेकेंड पीरियड एंड ग्रुप 14 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये बात हम बता रहे हैं वहां पे, इसके इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने में 2 गो लगा है, तो सेकेंड पीरियड में आएगा। अगर 3 गो लगता तो 1 2 3, थर्ड पीरियड में 4 गो लगता तो फोर्थ पीरियड में आता। तो ऐसे करके KLM, अगर M भी भर जाता, M में एको को इलेक्ट्रॉन आता तो गारंटी है कि एगो और सेल क्या होता कि बढ़ जाता, ठीक है। जितना जॉन पीरियड रहेगा उतना ही नंबर ऑफ सेल होता है। तो 2 गो सेल है तो सेकेंड पीरियड में, 3 गो सेल रहता तो थर्ड पीरियड में रहता, ठीक है। और ग्रुप 14, अगर मैंने गिने 1 2 3 4 करते करते तो कौन ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा, 14वां नंबर, 14वां रो में ऊपर से सेकेंड नंबर पर क्या प्रेजेंट रहेगा हमारा, कार्बन। लोकेशन फिक्स है, एने ओने वाला बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखें, वैलेंसी कितना है, 4। देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कार्बन। कार्बन में कई गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको बोलते हैं टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। मतलब इसका वैलेंसी हो गया 4, वैलेंसी 4, जो क्या बोलेंगे, टेट्रा वैलेंट। सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं, चूंकि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो ये इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। तो ये बॉन्ड बनाने के लिए 4 गो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा कि शेयर करेगा, इसका वैलेंसी क्या हो गया, 4। जितना इलेक्ट्रॉन को गेन लूज या शेयर करे उतना ही वैलेंसी होता है ना, ये हो गया कितना, 4। तो इसलिए 4 वैलेंसी होने के चलते ही कार्बन को बोलते हैं टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। मतलब इट मेक 4 गो बॉन्ड टू फॉर्म कंपाउंड, 4 गो बॉन्ड बनाएगा। वो भी कौन बॉन्ड, कार्बन है तो आयोनिक बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा नहीं, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, मतलब बॉन्ड 3 टाइप्स का हम लोग पढ़ते लोग, आगे जाओगे तो और देखोगे, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक बात यहाँ पे,
ऑर्गेनिज्म कोल एंड पेट्रोलियम मेन सोर्स ऑफ कार्बन होता है। मतलब इस पे कार्बन का परसेंटेज बहुत ही ऑर्गेनिक, कोई भी ऑर्गेनिज्म में शुगर है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, ऑयल्स है, कुछ है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या परसेंट रहता है कार्बन एलिमेंट। कोल में तो इतना कार्बन है 99%। अगर हम कोई कोल का कंबसन के बारे में लिखते हैं तो कोल को हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन ऐसे ही करके डिनोट कर देते हैं, कोल को कार्बन एलिमेंट से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। बात समझ रहा है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट पता है ना, वो क्रूड ऑयल वो रिफाइनिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है, नहीं इसका भी तो कोल का भी तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किया जाता है, तो कोल और कोल तार उसका बहुत सारा मटेरियल्स मिलता है, नहीं वैसा ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, तो वहां से हम लोग को पेट्रोल, मोबिल, डीजल, वैक्स, ग्रीस, बहुत सारा चीज निकलता है। तो वो जितना भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो सब में कार्बन का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, कोल, पेट्रोलियम ये सब मेन सोर्स होते हैं किस चीज के, कार्बन के। तो सब लड़की सब लगाता है, सब नेल पॉलिश, लिपस्टिक, मतलब मेकअप वाला बहुत सारा चीज, वो सब में भी पेट्रोलियम, कॉस्मेटिक आइटम जो भी होता है, पॉन्ड्स टॉन्स वैसलीन क्या क्या लगाता है सब, तो वो सब में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट रहता है, वो भी ऑर्गेनिक हो गया कहीं ना कहीं से। देखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी एटम टू गेन और लूज इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। ना ही सिर्फ कार्बन का, कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट के एटम को भी मतलब स्टेबल होने के लिए 4 गो इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज करना पड़े तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 गो चार को पड़े, एक गो तो आराम से हो जाता है गेन या लॉस, लेकिन 2 में आने जाता है। पहिलका को गेन किया, अब दूसरिका को, चलो ध्यान से बात समझिए कैसे, हल्का सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हम है बहुत सारा फैक्टर, हम सिर्फ समझ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कैसे प्रॉब्लम होता है। ध्यान से देखो, अभी कोई एक न्यूट्रल एटम है, कोई भी मान लो कि कुछ भी, हम 5 गो का मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर 5 गो है मतलब 5 गो प्रोटॉन, 5 गो इलेक्ट्रॉन, अब कोई एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन किया, ठीक, अब कोई एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, मान लो ऐसे रैंडमली समझो, तो अब इसके अंदर में 5 गो के अलावा 6 गो इलेक्ट्रॉन हो गया, ये बात समझ आ रहा है। अब 5 गो प्रोटॉन, अब कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को 5 गो प्रोटॉन खींचेगा और 6 गो इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, ज्यादा फोर्स कौन लग रहा है, 6 गो वाला ज्यादा फोर्स। अगर नेट फोर्स के बारे में बात की जाए तो एगो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको तो रिपेल कर रहा है, होने से कुछ ज्यादा एनर्जी दिया जाएगा तब ना यहाँ पे आएगा। ये बस पहले का तो ठीक है आराम से आ जाएगा, पहले का में प्रॉब्लम कम है ना, नेट बैलेंस फोर्स लगभग 0 है, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एगो आने के बाद जब दूसरिका आ रहा है उसको प्रॉब्लम होगा, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा तीसरिका को। दूसरिका को करने में आनी पानी आ जाता है, बहुत सारा एनर्जी खर्च करना होता है, नहीं तीसरिका 4 को ऐसा पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है, या गेन करना या लूज करना। 4 इलेक्ट्रॉन को गेन लूज करेगा नहीं, मतलब आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा, आयनिक बॉन्ड बन, आयनिक बॉन्ड किसको बोलते हैं, गेन या लूज करने से 2 एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। कार्बन का एगो एटम किसी दूसरे कार्बन के एटम के साथ या किसी दूसरे एलिमेंट्स के एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और तब जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और जब 2 गो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो कौन बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। एक बॉन्ड तब बनता है जब 2 गो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। ध्यान से, एक बॉन्ड कब बनेगा, जब 2 गो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस मान लो ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये समझ में आ रहा है। मान लो कि ए बी से एगो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया और बी एटम भी ए से एगो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, माने ए बोला कि ये जो हमारा एगो इलेक्ट्रॉन ए है, इस ए को हम तो यूज करबे करेंगे, तुम भी यूज कर सकते हो, शेयरिंग का माने ये ना हुआ। अब बी भी बोला चलो ठीक है, तो एक जब हम तुम्हारा यूज शेयर तुम्हारा यूज कर सकते हैं, हमारा एगो इलेक्ट्रॉन को हम तो यूज कर ही रहे हैं, तुम भी यूज कर सकते हो। इस तरह से ये अपना भी यूज कर लेगा और इसका भी यूज कर लेगा, तो जरूरत पड़ा तो बी 2 यूज कर रहा है
एगो अपना तो ये है और वो भी शेयरिंग में मिल रहा है तो वो भी यूज कर ले रहा है। और फायदा ए को भी हुआ है कि ए के पास भी अब एगो नहीं रहा, अब इसको भी अगर जरूरत पड़े तो ये भी कभी यूज कर सकता है दूगो। तो ये जब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है तो दोनों के बीच में एगो बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है ना। और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो एगो बॉन्ड कब बना है, जब दूगो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तब। दूगो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है तब, मतलब दूगो एटम के बीच में जब दूगो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तब एगो बॉन्ड बनता है। और अगर दूगो बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड है कोई दूगो में, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा, 4 गो। दूगो बॉन्ड बना है ना, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, दूगो बॉन्ड बना। अगर हम बोले कि यहाँ पे एक्स और वाई में दूगो बॉन्ड बन रहा है तो एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो कई इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, 4 गो। कोई दूगो में ट्रिपल बॉन्ड बना है, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये सब चीज आगे जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे सब तो वहां पे काम आएगा। वही बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन के बारे में बात करेंगे। 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, चारों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा। कार्बन के पास कई बॉन्ड हो जाएगा, 4 गो, ठीक है। डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं तो कई को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, 4। अगर हम कार्बन के आइसोटोप्स के बारे में बात करें तो कार्बन का कितना आइसोटोप्स, 3, जिसका मास नंबर 12 हो, 13 हो और 14, तो तीनों में डिफरेंस। एक कार्बन हो गया एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, एटॉमिक नंबर है 6। अब एटॉमिक नंबर 6 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होगा 6, और नंबर ऑफ, चूंकि न्यूट्रल है जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल में यही होता है, 6 गो प्रोटॉन तो 6 गो इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो टोटल मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा लो तो जो बच गया वही न्यूट्रॉन हो गया, तो 12 में से 6 गया 6। इसमें न्यूट्रॉन का एगो है 6 गो, इसमें तीनों सेम। हाँ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो मास नंबर है 13, अब प्रोटॉन है 6 गो, 13 में से 6 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 गो। इसमें न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 7। अब वैसे ही 14 मास नंबर है और प्रोटॉन है कई गो, 6 गो। एटॉमिक नंबर 6 मतलब प्रोटॉन है 6 गो, तो 14 में से 6 गया 8, मतलब अब प्रोटॉन तो निकल गया तो न्यूट्रॉन कितना बचा, 8 गो। तो तीनों में अंतर ये है कि तीनों में एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन मास नंबर अलग है, में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, सेम। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, ध्यान से समझो। चलो पहले अगर हम चेन के बारे में बात करें, प्रॉपर चेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी वैसे ही अगर हम बात करें, ध्यान से समझो, कार्बन वैसे कोई, अगर हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो वैसे ही तो पता है O2 मॉलिक्यूल, दूगो सेम एटम आपस में अगर बॉन्डिंग करना हो तो दूगो ऑक्सीजन होता है। O3 भी हम देखे हैं, 3 ऑक्सीजन आपस में बॉन्डिंग करता है। फास्फोरस का 4 गो फास्फोरस एटम आपस में बॉन्डिंग करता है, नहीं? या फिर मैक्सिमम अभी तक हम सुने हैं सल्फर का S8, सल्फर मॉलिक्यूल का होता है S8, 8 गो सल्फर मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग कर सकता है। लेकिन अगर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन एक बार में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। 1 2 नहीं, 100 गो, 200, 500, 1000 कार्बन भी रहेगा, सब कार्बन एक साथ बॉन्डिंग कर सकता है, उसको कोनो दिक्कत नहीं होगा। और कार्बन के इस प्रॉपर्टी जिससे वो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के साथ साथ में बॉन्डिंग कर सकता है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। मैंने ये एक प्रॉपर्टी है कार्बन का जिसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम आपस में बॉन्डिंग करके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। वैसे भी नॉर्मली अगर हम लोग देखें लोग, ठीक है, तो जो भी अगर कंपाउंड के बारे में बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का संख्या इतना ज्यादा है कि पूछो मत, बन चुका है, बन रहा है, और आने वाले टाइम में अभी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ आगे बनाए भी जाएंगे कार्बन के ये सब प्रॉपर्टी के चलते, ठीक। तो
एक ये प्रॉपर्टी हो गया कैटिनेशन। दूसरा, हम लोग को पता है कि कार्बन गेन लूज तो करेगा नहीं, तो ना ही कार्बन नेचर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और ना ही नेचर में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, क्योंकि ना गेन करता है और ना लॉस, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, कोवैलेंट नेचर का होता है। लेकिन कार्बन कोई दूसरा इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड आसानी से बना लेता है। ये भी प्रॉपर्टी है लार्ज नंबर ऑफ कार्बन का कंपाउंड बनने के लिए। ये बात समझ में आ रहा है? देखो, कार्बन खुद एक नॉन मेटल एलिमेंट है, तो ये खुद नॉन मेटल है, लेकिन दूसरा भी बहुत सारा नॉन मेटल के साथ कार्बन आसानी से बॉन्ड बना लेता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ कार्बन का बॉन्ड, अल्कोहल में क्या है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग देखते हैं, सल्फर के साथ देखते हैं, नाइट्रोजन के साथ देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत ज्यादा नॉन मेटल खुद होने के बावजूद दूसरे नॉन मेटल से भी बॉन्ड बना लेता है। नॉट ओनली नॉन मेटल, कार्बन बहुत सारा मेटल के साथ भी बॉन्ड बनाता है। तो ये सब कुछ 2-3 प्रॉपर्टी है जिसके चलते कार्बन एक के पास एबिलिटी है बहुत ज्यादा वेराइटी और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने के लिए। ये कुछ कार्बन के प्रॉपर्टी के बारे में लिख लिया जाए, ठीक। हम लोग देख रहे चलो कि कार्बन का क्यों, मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन का या फिलहाल कार्बन का क्यों बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स पाया जाता है, तो कुछ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज के चलते, कुछ प्रॉपर्टी है, एगो दूगो तीन गो है। फर्स्ट है कि कार्बन इज नाइदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव नॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ना ही गेन करता है ना ही लूज करता है। तो नेचर में कैसा होता है, कोवैलेंट, ना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना ही इलेक्ट्रो। जनरली होता क्या है, अगर आयोनिक वाला कंपाउंड के बारे में बात करें तो अगर कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव से नहीं। सोडियम आयन क्लोरीन आयन, सोडियम Na+, क्लोरीन Cl-, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो ये ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये इन सब टाइप के इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप नेचर के एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बनाता है। Many can bond with this type of elements too. कार्बन इज अ नॉन मेटल एलिमेंट। कार्बन कैसा एलिमेंट है, नॉन मेटल। ये बात समझ में आ रहा है, नॉन मेटल एलिमेंट है, फिर भी हाउएवर इट फॉर्म कंपाउंड विथ मेनी अदर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल तो खुद ही है और दूसरा नॉन मेटल के साथ भी लिंक करता है बॉन्ड बनाने के लिए, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए। जैसे ऑक्सीजन के साथ, ये सब नॉन मेटल है, इसमें कौन मेटल है क्या, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नहीं और भी बहुत सारा है। तो इन सब नॉन मेटल एलिमेंट के साथ भी कार्बन लिंक होके बॉन्ड का फॉर्मेशन, मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। पढ़ेंगे हम लोग इन सब के बारे में भी। कार्बन ऐसा नहीं कि कार्बन सिर्फ नॉन मेटल से बॉन्ड बनाता है, कार्बन कुछ कुछ मेटल के साथ भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, बहुत सारा मेटल्स वगैरह आते जाएगा। कार्बन हैज एबिलिटी, अभी इसके बारे में बताएं कि नॉर्मल हम सल्फर के, तो सल्फर मैक्सिमम 8 गो एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं S8 ना। फास्फोरस 4 गो के साथ P4, अगर 5 गो डाल दिया तो बॉन्ड नहीं बनेगा, 4 गो से बनेगा, ठीक है। लेकिन कार्बन के पास अगर बहुत ज्यादा कार्बन भी रहे तो सब कार्बन एक दूसरा से लिंक्ड होके एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कार्बन का बहुत स्पेशल एबिलिटी है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग कैटिनेशन। कार्बन हैज एबिलिटी टू लिंक्ड विथ मेनी अदर कार्बन एटम्स। कार्बन तो खुद ही है और दूसरा भी बहुत ज्यादा कार्बन एटम के साथ लिंक करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मेनी अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटिनेशन। वो एक ऐसा नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री में ही है, तो नॉर्मल और भी बहुत सारा मैथमेटिक्स में बहुत सारा जगह पे वो यूज होता है। तुम लोग को याद भी होगा कि कुछ नंबर्स हैं और वो नंबर का कुछ इंग्लिश नेम है, नहीं 1 का मिथ, 2 का इथ, तो वो अगर कुछ कुछ है तो ये सब लिख लो सब, ठीक है। यूज होगा, खूब यूज होगा। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये सब नंबर नेम का यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उसको लिख लो सब, याद कर लेना सब। कुछ नंबर्स का नेम है, नॉट ओनली केमिस्ट्री में, बाकी सब सब्जेक्ट में भी कहीं कहीं हम लोग यूज करते हैं। मैथमेटिक्स में भी कहीं कहीं यूज होता है, नहीं मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में अलग अलग जगह यूज होता है सब कंसेप्ट का। तो 1 को क्या बोलते हैं, मिथ, 2 को इथ,
तीन को प्रॉप नहीं, एक को कहीं कहीं मोनो भी यूज करता है, लेकिन अभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे लोग तो वहाँ पे मिथ ही यूज करना होगा ना। दो को तो डाई बाई ये सब यूज करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में क्या यूज करेंगे, इथ। तीन को ट्राई भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रॉप। चार को ब्यूट, पांच को पेंटेन आता है, पांच को पेंटागन, छह का हेक्सागोन, सात का हेप, आठ का ऑक, नौ का नॉन, 10 का डे। इतना याद कर लें सब, इतना सभी फिलहाल गरज चल जाएगा। ठीक, अब चैन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, कार्बन के चैन के बारे में। तो देखो चैन तो समझ में आ रहा है कि कार्बन 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 बहुत सारा कार्बन को लॉन्ग चैन का फॉर्मेशन किया है। अब चैन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एलिफैटिक चैन, देखो नाम ही थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी समझना बहुत ही आसान है। और दूसरा को बोलते हैं एरोमेटिक चैन। देखो एलिफैटिक का मतलब ये हुआ इस ओपन चैन, एलिफैटिक का मतलब ओपन चैन, एरोमेटिक का मतलब हुआ क्लोज चैन या रिंग चैन। अगर फर्स्ट कार्बन ये लास्ट कार्बन से कनेक्टेड हो गया तो ये क्लोज्ड बन गया स्ट्रक्चर, और ऐसा ऐसा चैन को बोलेंगे हम लोग एरोमेटिक चैन या क्लोज चैन या रिंग चैन। रिंग समझ रहे हो, वो भी तो बोल रहा था ऐसा, वो भी तो क्लोज रहता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिंग चैन। ठीक है, और एलिफैटिक है तो मतलब समझ में आ रहा है कैसा चैन, ओपन चैन। अब देखो ओपन चैन में, एलिफैटिक चैन में दो टाइप का होगा, एगो स्ट्रेट लाइन से खाली कार्बन कार्बन है, बीच में कोनो उलझुल नहीं है, एक होता है ब्रांच चैन। ब्रांच में कार्बन का है, अब बीचों में कहीं कहीं कार्बन घुसा हुआ है, तो स्ट्रेट चैन में ब्रांच आ गया, एगो दूगो आसपास में आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांच चैन। ठीक है, तो अब इस चीज के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, लिख लिया जाए। हम लोग चैन के बारे में बात कर रहे हैं अभी बस, अब इसके बाद पढ़ेंगे लोग हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में डिफरेंट चैन के बारे में डिस्कस किया जाएगा ना। अभी उधर शादी उदी है तो गाना बज रहा है सब, तो अभी उस पर थोड़ा ध्यान ना दो, सब ध्यान अभी इधर ही रखो। सब के बारे में बात कर रहे हैं, चैन दो टाइप का, एलिफैटिक चैन और एरोमेटिक चैन। एलिफैटिक चैन को बोलते हैं ओपन चैन, इसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन ज्वाइंट नहीं होता है। और एरोमेटिक चैन को बोलते हैं क्लोज चैन या रिंग चैन, इसमें फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन एक दूसरा से ज्वाइंट होके एक क्लोज स्ट्रक्चर आता है, जैसे कि फोटो में देख सकते हैं सब यहाँ पे देखो। तो अब ओपन चैन दो टाइप है, स्ट्रेट चैन और ब्रांच। ये भी पूरा ओपन है, ये भी पूरा क्या है कि ओपन है। तो स्ट्रेट चैन में सब कार्बन एक लाइन से रहेगा, बीच में कोई एडिशनल कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें देखो, या इसमें सब कार्बन लाइन से है कि नहीं है, बीच में कोई एडिशनल कार्बन प्रेजेंट है नहीं, ये कौन सा चैन हो जाएगा, स्ट्रेट चैन। और ब्रांच में ये एक लाइन जा रहा था, कितना बढ़िया, इस कार्बन से बीच में कार्बन आ गया, इस लाइन में, इस लाइन में इस कार्बन से देखो तो एडिशनल दो लाइन से कार्बन आ गया कि नहीं आ गया। तो अब यहाँ पे बीच में इस कार्बन के आने से बीच में ब्रांच हो गया कि नहीं हो गया, तो ये कैसा चेन हो जाएगा, ब्रांच चेन। तो ये सब एलिफैटिक चेन का हम लोग एक टाइप पढ़ रहे हैं, ब्रांच चेन के बारे में। दूसरा देखो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया जा रहा है, अगर हम इसको एक चेन ले लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, सबसे बड़ा ये ना है, बीच में ये आया है, ये आया है, ये आया है, तो इस सब बीच में ब्रांच आ गया कि नहीं आ गया। अगर कोई एक स्ट्रेट कार्बन के चेन में बीच में एडिशनली कहीं ना कहीं इधर उधर कार्बन का एगो या एगो से ज्यादा एटम आ गया, तो वो कौन सा चेन हो जाएगा, ब्रांच चेन। इसमें देखो तीनों कार्बन कॉन्जॉइंट है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। इसमें 4 गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है इसमें, हालांकि सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड वाला है, लेकिन खैर सब कार्बन आपस में ज्वाइंट है कि नहीं, तो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना रहा है। तो ये सब चेन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिंग चेन या एरोमेटिक चेन। तो ये तो डिफरेंट चेन के बारे में बात हो गया। अब हम लोग देखेंगे लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में।